देखते हैं हम लोग। 60 से 62 में क्वेश्चन पूछा था, हिंदी वाले इधर देंगे, इंग्लिश वाले इधर देंगे। 60 से 62 में क्वेश्चन पूछा था कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन हेतु किस बहुमत, कैसे बहुमत की आवश्यकता होती है। टाइप ऑफ मेजोरिटी पे क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा कि सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या फ्रेम हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन। एक तो संविधान संशोधन का है टॉपिक, एक है बहुमत का, और एक सीधा आर्टिकल से, यानी कि 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन से सीधे पहुंचेंगे कंसेप्ट की तरफ। 2 तरीके हैं, या तो कंसेप्ट पहले पढ़ लीजिए, फिर वहां से उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, या एक जो अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन देख लीजिए और उसके थ्रू आप कंसेप्ट पर पहुंचिए, और खासकर पीवाईक्यू। क्यों, देखिए कमीशन एक ही है, चाहे वो कोई एग्जाम ले, एडीओ भी बीपीएससी ले रही है, तो इसका मतलब संस्था अलग नहीं है, संस्था अलग नहीं है, एक ही है, तो माइंडसेट भी एक ही है, क्वेश्चन एक ही तरीके का फॉर्म होगा, भले लेवल थोड़ा सा ऊपर रहे, नीचे रहे, मॉडरेट रहे, टफ रहे, इजी रहे, वो अलग बात है। में 3 कंसेप्ट हम यहाँ से सीख सकते हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो डायरेक्ट आर्टिकल कंसेप्ट नहीं कहिए, मतलब कि 3 तरीके का यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आने वाले एग्जाम में। एक तो आर्टिकल से पूछ देगा, फिर दूसरा होगा कि इसमें संविधान संशोधन से कुछ सवाल पूछा जा सकता है, अमेंडमेंट से। फिर यहीं पे सवाल आएगा बहुमत से पूछ सकता है, मेजोरिटी कितने तरीके का होता है, क्या होता है, ये एक एक करके हम इन तीनों को देखेंगे शॉर्ट में। ठीक, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 मतलब इंडिया को 2 तो कब इंडिया को कोई देगा, जब इंडिया के टेरिटरी से बाहर होगा, तब इंडिया में शामिल करने के लिए। तो आर्टिकल ऐसे याद करने के लिए इसको तो 2 बोलिएगा, 2 मतलब इंडिया को 2। तो बाहर का कोई टेरिटरी अगर इंडिया में मिल रहा है, जैसे कल को पाकिस्तान कुछ चाहेगा इंडिया के अपने मिलाएंगे ही, तब होगा, तब आर्टिकल 2 का यूज करेंगे हम लोग, और फिर उसको पाकिस्तान वाले एरिया को अलग स्टेट बना देंगे। तो 2 मतलब बाहर से 2, ऑलरेडी आपके पास नहीं है वो चीज, तब 2। अब एक आर्टिकल है फिर 3। आर्टिकल 3 हम लोग क्या कैसे याद रखेंगे, 3 का मतलब तोड़, मतलब एक तरीके निकला 3 तोड़। तो कब तोड़ोगे, जब आपके पास ऑलरेडी कोई सामान होगा, कोई आपके पास एक डंडा होगा, रस्सी होगी, तब को अभी से तोड़ोगे, तब तोड़ के अलग स्टेट बनाओगे, अलग टेरिटरी बनाओगे। या चलो तोड़ से नहीं भी रिलेट कर पा रहे हो अगर, तो आर्टिकल 2 में जो 2 है, 2 मतलब 2, इंडिया को 2, इसे याद रखोगे तो सामने वाला जो आर्टिकल 3 होगा अपने आप याद हो जाएगा कि नहीं भी इंटरनली जो ज्योग्राफिकल एरिया है इसको काट के अलग स्टेट बनाने की बात हो रही है। ठीक, तो एक आर्टिकल तो ये हो गया है। अब हम लोग देखेंगे संशोधन का प्रोसेस कैसे है शॉर्ट में। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट का, संशोधन। आर्टिकल 368 में संशोधन का चर्चा है, और संशोधन 2 तरीके का होता है, एक स्पेशल, दोनों स्पेशल मेजोरिटी होता है, जिसको हम लोग विशेष बहुमत कहते हैं। 2 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 368 में किया गया है। तो एक क्या है, स्पेशल मेजोरिटी। इसमें क्या चाहिए, तो इसमें चाहिए कि इसमें कितने लोगों का समर्थन चाहिए, इसमें 2/3 समर्थन चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, यानी पूर्ण बहुमत। तो ये दोनों चाहिए, एक तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, एक तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का, और एक पूर्ण बहुमत चाहिए। एक तो ये प्रोसेस है। एक 368 में जो प्रोसेस आता है, इसको भी हम लोग स्पेशल मेजोरिटी ही कहते हैं, इसको भी हम लोग स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, विशेष बहुमत। प्रोसेस यही है, एक इसमें प्रोसेस हो जाता है कि 50% जो स्टेट है इनका समर्थन चाहिए, हमको इनका रेटिफिकेशन चाहिए। याद रखिए यहां पे ट्रैप होता है, ये 50% से ज्यादा लिख देगा, या फिर इसमें कुछ करेगा, मतलब
जनरली कहता है कि 50 आधा आधा से ज्यादा राज्य का समर्थन, नहीं आधा से ज्यादा नहीं, केवल 50%। ये बार बार यहीं पे फंसाता है, हर एग्जाम में फंसाता है कि 50% से अधिक का समर्थन, नहीं 50% से अधिक का बात नहीं हो रहा है, केवल 50%, हाफ ऑफ द स्टेट। यहाँ ध्यान रखिएगा तो है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मतलब 3 हिस्से का 2 हिस्सा वो सपोर्ट, और एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, मतलब जितना संसद में मान लो कि 500 सीट है तो 500 का 50% +1, ये हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जितना स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का या फिर किसी भी हाउस का, उसका 50% +1 हो गया एब्सोल्यूट। और ये है प्रेजेंट वोटिंग, मतलब 500 स्ट्रेंथ है लेकिन कितने लोग आए हैं, तो मान लो 300 लोग आए हैं, तो 300 लोग का 2/3, ये हो गया प्रेजेंट एंड वोटिंग। और इसमें जब सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में जब चेंजिंग का बात आएगा तो हाफ स्टेट का समर्थन चाहिए, हाफ स्टेट, हाफ से ज्यादा नहीं, केवल हाफ स्टेट। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि बहुमत जो है वो कितने तरीके का होता है। देखिए बहुमत 4 तरीके का होता है, जो मेजोरिटी जो होता है। पहला को हम लोग एब्सोल्यूट कहते हैं, यानी पूर्ण बहुमत। दूसरा जो बहुमत हो गया वो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी, हिंदी में इसको प्रभावी बहुमत कहते हैं। तीसरा जो बहुमत हो गया ये सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। और चौथा जो बहुमत है उस बहुमत को कहते हैं हम लोग स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। ठीक, और इसी विशेष बहुमत का फिर 4 पार्ट होता है। एक तो 368 वाला हम लोग देखें अभी, एक जो बहुमत होता है वो आर्टिकल 249 वाला बहुमत होता है। फिर इसमें से तीसरे तरीके का जो बहुमत होता है वो आर्टिकल 61 वाला होता है, यानी इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट का होता है, महाभियोग, वो। और एक 368, चौथा जो हो गया 368 प्लस हाफ स्टेट वाला, हाफ ऑफ स्टेट वाला। तो स्पेशल मेजोरिटी फिर आगे 4 तरीके का होता है, और वैसे 4 तरीके का एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, ये 4 तरीके का। और विशेष बहुमत फिर 4 भाग में बढ़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, ये 65th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ सेंट्रलाइज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, इसमें से जो भी 4-5 है। तो इसमें इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ये लार्जर कंट्रीज के लिए ये आइडियल नहीं होता है। 2 तरीके का शासन व्यवस्था होता है, एक को हम लोग एकात्मक कहते हैं, इसको इंग्लिश में यूनिटरी कहा जाता है। और एक जो शासन व्यवस्था है इसको हम संघीय संघात्मक कहते हैं, इंग्लिश में फेडरल। एकात्मक या यूनिटरी नाम से ही है कि सारा कंट्रोल एक जगह रहेगा। जैसे कि अगर ये कोई कंट्री है, देश है, तो यूनिटरी या एकात्मक में सारा पावर जो रहेगा ना, ये एक आदमी के पास, एक आदमी के नहीं लेकिन एक जगह रहेगा। मान लो दिल्ली में, तो सारा कंट्रोल दिल्ली के पास है नहीं इंडिया में। ऐसा एग्जांपल बता रहे हैं कि सारा कंट्रोल अगर दिल्ली के पास हो, अगर हो, और वो वहां से लेके बिहार को भी कंट्रोल कर रहा है, तमिलनाडु को भी कर रहा है, केरला को भी कर रहा है, एमपी को भी कर रहा है, सारा नियम कानून सब यही बना रहा है, दिल्ली ही बना रहा है, और किसी को राइट नहीं है। तो यूनिटरी मतलब एक, और संघात्मक इसका एकदम अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो पावर है ये लेयर में बटा होता है। जैसे इंडिया का एग्जांपल हम देखेंगे तो इंडिया में सेंट्रल है, उसके पास अपना पावर है, स्टेट है, इसके पास अपना पावर है, और अब तो पंचायत भी है, इसके पास अपना पावर है। यानी कहीं भी फेडरल सिस्टम होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, विकेंद्रीकरण बोलते हैं इसको, कि पावर अथॉरिटी क्या होगा, जो बटा होगा, नीचे तक होगा। एक जगह यहाँ पे सेंट्रलाइज है, यहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं है, सब जगह बटा हुआ है। और इसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, केंद्रीकरण। इंडिया में दोनों का फीचर है, यानी कुछ पार्ट हम लोग यूनिटरी वाला लिए हुए हैं, कुछ फेडरल वाला लिए हुए हैं, इसलिए इंडिया को क्वाजी फेडरलिज्म कहा जाता है। अर्ध संघात्मक, सवाल ऐसे यहां से बनता है कि
बन सकता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा लक्षण है जो एकात्मक की ओर इशारा करते हैं, जो एकात्मक का लक्षण है, या फिर इंडिया में के संविधान में कौन से लक्षण है जो संघात्मक है। फेडरल, देखिए यूनिटरी का हम लोग फीचर देख लेंगे, क्या क्या फीचर हो सकता है। देखिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो यूनिटरी है, यानी इंडिया में बात करें तो स्ट्रांग है सेंट्रल, केंद्र सरकार बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो केंद्र सरकार इंडिया में स्ट्रांग है ही। फिर गवर्नर हम देखते हैं इंडिया में जो अपॉइंट होता है स्टेट में, वो कंट्रोल करता है स्टेट के गवर्नमेंट को, वो है। फिर इमरजेंसी का प्रोविजन हम लोग देखते हैं, आपातकाल का फीचर एकात्मक का फीचर है जो इंडिया में है। फिर हम लोग एक देखते हैं वो अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो केंद्र के पास है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो सारा फीचर्स है ये एकात्मक का फीचर्स है। अब हम लोग देखते हैं कि संघात्मक का क्या फीचर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। फिर है कि पावर का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर इंडिया में है 7th शेड्यूल में। सेंट्रल 3 लिस्ट है, स्टेट सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है, यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। फिर यहाँ देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग इंडिया में देखते हैं वो द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी इंडिया में लोकसभा है और प्लस राज्यसभा है। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा स्टेट का सभा है, ये राज्यों की सभा है, तो ये संघीय फीचर है। चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया लैंग्विस्टिक बेसिस पे। इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, 1956 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए जब इंडिया को आजादी मिली तो कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन हो, और कुछ लोग जो बोल रहे थे कि नहीं प्रशासनिक आधार पे हो, जो ज्यादा लॉजिकल था, तार्किक था कि हाँ भाई भाषा के आधार पे नहीं हो, प्रशासन के आधार पे हो। खैर समय के साथ क्या हुआ कि कुछ आयोग का गठन किया गया कि भाई आप बताओ कि किस आधार पे गठन हो। तो सबसे पहला जो आयोग का गठन हुआ था वो धर आयोग का गठन हुआ था। धर आयोग गठन हुआ था 1948 में। सेकेंड जो आयोग का गठन हुआ उसको हम लोग जेवीपी आयोग कहते हैं, समिति। इस आयोग का गठन हुआ था 1949 में। फिर एक आयोग का गठन हुआ था जिसको फजल अली आयोग कहा जाता है। (1953) में, और इसी के आधार पे 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। और राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है और जो पहला जो भाषा के आधार पे जो राज्य बनता है वो होता है आंध्र प्रदेश। तो एक याद रखिए कि आंध्र प्रदेश भी पूछ सकता है कि पहला कौन है जो भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन होता है, तो वो होगा आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी सिफारिश पे बना था, तो ये फजल अली जो कमेटी थी उसके सिफारिश पे बना था 1956 में। फिर ये पूछ सकता है कि पहला कौन आयोग बना है, तो पहला धर, याद रखिएगा धर आयोग बना है पहला। ध्यान रखिएगा कि धर आयोग और जीवीपी आयोग इन लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को रिकमेंड नहीं किया था, और फजल अली ने रिकमेंड किया था कि लैंग्वेज के बेस पे राज्य का गठन हो। तो अगर ये पूछे कि किसने नहीं किया था किस आयोग ने, तो धर और जेवीपी आयोग इन दोनों ने भाषाई आधार पर राज्य के गठन को मना किया था। और किसने कहा था कि हाँ भाषाई आधार पर राज्य का गठन हो, तो वो फजल अली समिति। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इसका ऑप्शन देखिए संघीय, एकात्मक, संसदीय और प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक। इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। पहला या दूसरा क्वेश्चन में इसका हम लोग देख चुके हैं एक्सप्लेनेशन, फिर से हम लोग इसको देखते हैं। तो इंडिया में जो कहा जाता है कि वो अर्धसंघात्मक व्यवस्था है,
ठीक, मतलब कुछ जो गुण हमारे यहाँ है वो एकात्मक का गुण है, और कुछ जो गुण हम लोग जो स्वीकार किए हैं वो संघात्मक का है, यानी फेडरल का, और कुछ यूनिटरी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले हम लोग थ्योरेटिकली जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग का है, लेकिन जो एक्चुअल में जो पावर है वो सेंट्रल के पास से पावर है, यानी एकात्मक जो लक्षण है वो ज्यादा प्रभावी है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। एकात्मक के कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ। फिर है कि जो सिटीजनशिप है वो सिंगल है। गवर्नर का रोल बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। फिर आपातकाल, इमरजेंसी, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में जैसे कि इसमें आईएएस हो गया, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये क्या होता है कि ये आदमी, ये इनको अपॉइंट करता है सेंट्रल, इनको अपॉइंट करेगा सेंट्रल, लेकिन ये सेवा कहां देंगे? सेवा देंगे स्टेट में, सेवा देंगे स्टेट में। फिर जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कभी भी आर्टिकल 3 का यूज कर सकता है सेंट्रल, और आर्टिकल 3 का यूज करके क्या करेगा? स्टेट का जो अस्तित्व है उसको खत्म कर सकता है। मतलब कल को हो सकता है कि बिहार का अस्तित्व ना हो, उसको मिला दे झारखंड में, हो सकता है, या फिर झारखंड का अस्तित्व ना हो, बिहार में मिला दे। ये सारा पावर सेंट्रल के पास है, मतलब स्टेट का अस्तित्व टिका हुआ है सेंट्रल के ऊपर। तो फीचर्स है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यही इंडिकेट कर रहा है कि भले कहने के लिए हम संघात्मक व्यवस्था है, यानी अर्ध संघात्मक है, लेकिन हमारे यहाँ एकात्मक के लक्षण ज्यादा हैं, यानी हम टिल्ट हैं एकात्मक की तरफ। ठीक, अब एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तब नेचर कैसा है? संघीय तो है नहीं, हम लोग देख चुके हैं। एकात्मक भी पूरा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें अर्ध संघात्मक गुण भी है इसमें, हम लोगों ने देखा था। जैसे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है, डिवीजन ऑफ पावर है। फिर हम लोग देखे थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है यहाँ पे। फिर यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था देखे थे। ये सारा फीचर्स क्या है? ये सारा संघीय फीचर्स है। अगर ये संघीय फीचर्स है तो हम नहीं कह सकते हैं कि एकात्मक है, ये भी नहीं खत्म हो जाएगा, एकात्मक भी खत्म हो जाएगा, संघीय तो होगा ही नहीं, क्योंकि एकात्मक का लक्षण है। संसद क्वेश्चन देखिए वो क्या है, इसमें कह रहा है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसमें एंट्रीज कितने कितने हैं? आंसर हो जाएगा बी। 60 से 62 में क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक, तो मतलब यहाँ पे क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि संघात्मक व्यवस्था है। ठीक, यानी कहने से तो नहीं होगा, मतलब संघात्मक मतलब क्या है कि जो अथॉरिटी होगा, जो पावर होगा वो बटा हुआ होगा। तो क्या होगा कि संविधान में क्लियर लिखा होगा, संविधान में जो एक 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसका मतलब कि स्टेट के पास भी कुछ पावर होगा, सेंट्रल के पास भी कुछ पावर होगा, तो उस पावर का तो बंटवारा होगा ना, कहीं लिखा होगा ना, तो झगड़ा हो जाएगा। तो 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में उसका चर्चा है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट है। मतलब स्टेट यूनियन लिस्ट में जितने जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन पे सारा कानून बनाएगा केंद्र। राज्य सूची में जो भी लिखा हुआ है उसमें उस पे सारा कानून बनाएगा राज्य, और समवर्ती सूची में दोनों बनाएगा। लेकिन जहां संसद बना दिया वहां स्टेट का कानून खत्म हो जाएगा और संसद का ऊपर हो जाएगा। दूसरा नंबर, मान लो कि इस लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, मान लो कि इंटरनेट उस समय नहीं था, तो इंटरनेट तो इसमें नहीं होगा, तो वो सारा है सेंट्रल के पास, इसीलिए तो सेंट्रल स्ट्रांग है। तो अगर बेसिक्स क्लियर है और क्वेश्चन के थ्रू आप पहुंच रहे हैं कॉन्सेप्ट पे, तो बहुत इजी है। कितना घुमाया क्वेश्चन, इससे ज्यादा थोड़ी पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? फुल फ्लेज स्टेट सिक्किम कब बना? ठीक, इसका आंसर देखिए क्या होता है। इसका आंसर होगा बी। 1975 में ये पूर्ण राज्य बन गया था। तो पूर्ण राज्य 1975 में बना, तो उसके पहले क्या स्टेटस था सिक्किम का? हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन पूछे। देखिए उसके पहले क्या स्टेटस था, जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, तो वो उस समय पूर्ण राज्य नहीं था। मतलब हर जगह तो अलग अलग राजशाही था, तो वहां पे सिक्किम में जो राजशाही था वो उनका अपना अलग शासन कर रहे थे। तो जब हम लोग आजाद हुए, खैर उसका नाम था चोग्याल,
वो जो राजवंश वहां पे शासन करता था। हम लोग आजाद हुए तो 1950 के करीब में ये एसोसिएट स्टेट बना हम लोग का, एसोसिएट स्टेट। हम लोग उसमें क्या करना था कि इंडिया कुछ कुछ जैसे रक्षा, इंडिया का विदेश नीति, ये इंडिया को देखना था। उसके बाद संचार, ये जो 3 काम था ये इंडिया को देखना था। और बाकी इंटरनल जो है वो अपना जो भी चोंगियार वंश का था ये अपना देखना था। लेकिन 1975 में जनमत संग्रह हुआ और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में मिला दिया गया और जो 22वां स्टेट बना हम लोग का सिक्किम। ठीक, तो सिक्किम का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या जरूरी जानना है कि 1950 के करीब में हमारा एसोसिएट राज्य बना था। तो एसोसिएट राज्य का मतलब क्या हुआ कि ये रक्षा, विदेश नीति और संचार इंडिया को देखना था। उसके अलावा जो इंटरनल रूप से वो अपना उनका जो राजवंश था वो अपना देखेगा। 1975 में क्या हुआ कि जनमत संग्रह हुआ और 36वां संविधान संशोधन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, 36वां, ये याद रखिएगा कि एक तो 75 में, एक तो 75 में शामिल हुआ, क्या क्या याद रखना है, फिर 36वां संशोधन याद रखना है, फिर याद रखना है कि 22वां स्टेट बना। बस, और कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डीपीएसपी से पूछा गया है। कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये बहुत बहुत आसान मतलब आर्टिकल्स है, मतलब ये बहुत, ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक है, बहुत चर्चित है एक तरीके से। देखो पंचायत, हमेशा जानते हैं कि आर्टिकल 40 में पंचायत है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में होता है, एकदम न्यूज में रहता है। कृषि में पशुपालन देखे हुए कि काउ स्लॉटिंग बहुत न्यूज में रहता है, तो ये 48 हो गया। न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो पृथकीकरण है यानी सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी का, वो 50 है। और अंतरराष्ट्रीय शांति वंती वो 51 है। ये मतलब ये आर्टिकल है वो, ये जो भी आर्टिकल्स है ये बहुत बहुत जाना पहचाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? विच आर्टिकल डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज पंचायत। मतलब फिर से घुमा घुमा के क्वेश्चन रिपीट किए हुए। पिछली ही बार मतलब पिछला क्वेश्चन ही देखे थे 40 था। तो बीपीएससी में ऐसा नहीं है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अरे ये कहां से पूछ दिया ना, एकदम गारंटी है कि एकदम नहीं होगा। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से करके गए ना, पीवाईक्यू अच्छे से करने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम 40 करके निकल गए, नहीं। इसके अलावा जो भी, इसका तो 40 आंसर हो गया, लेकिन इसके अलावा जो 4-5 आर्टिकल दिया हुआ है इसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि सेटर एक तो 40 बनाया, हो सकता है कि अगले एग्जाम में वो 32 पे 33 पे क्वेश्चन पूछ दे, अगले एग्जाम में हो सकता है कि 48 पे क्वेश्चन पूछ दे, अगले एग्जाम में हो सकता है कि 50 पे क्वेश्चन पूछ दे। तो हमेशा पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ही यही होता है, एनालाइज करना। पीवाईक्यू सॉल्व करने का ये मतलब नहीं होता कि क्वेश्चन ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ और चलिए आगे नेक्स्ट पे चले गए। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पीवाईक्यू का मतलब ये होता है कि जो भी ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसको देखिए, वो ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, वो एग्जामिनर जो पेपर सेट किया है वो ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी उसके दिमाग में आर्टिकल 40 है, 48 है, 50 है, वैसे ही नहीं आते चलते कोई भी दे दिया है। इस चीज को समझिएगा हमेशा। देखिए 50 क्या था कि सेपरेशन है, एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग करना है, पूछा हुआ है। आर्टिकल 40 पंचायत पूछा, मतलब ये भी पूछा, इसके पहले भी पूछा। 48 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, गौवंश की हत्या उत्या पे रोक है, ये भी पूछा हुआ है। 33 अभी तक में हम लोग नहीं देखे, हो सकता है आगे पूछा हुआ हो एग्जाम में हो। तो ये जो है ये अब हम लोग देखते हैं कि देखिए ये सारा डीपीएसपी का है, ठीक। और एक जो है ये फंडामेंटल राइट का है, यानी कि आर्टिकल 32 के बाद जो 3 आर्टिकल है 33 से लेके 35 तक ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन इसलिए कि कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए ये क्या कहता है, फंडामेंटल उतना नहीं मिलता है जितना ऑर्डिनरी लोग को मिलता है। तो ये कि जो भी सशस्त्र बल हैं उनको है कि संसद कानून बना के उनके फंडामेंटल राइट को कट कर सकता है। ये आर्टिकल 33 है, ये याद करने वाला है। अब पंचायती राज के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें कि पंचायती राज में कौन कौन सा आयोग का गठन हो चुका है। एक हम लोग देख लें कि बलवंत राय मेहता समिति बना था, ये बना था 1957 में। फिर हम लोग देखते हैं कि अशोक मेहता,
ये 1977 में बना था। फिर एक जो समिति बना था JVK, ये बना था 1985 में। JVK राव करके समिति थे। फिर LM सिंघवी समिति बना था एक, ये 1986 में बना था। तो 4 समिति याद कर लीजिएगा। ठीक, संशोधन जो हुआ था, एक सेकेंड, इसको मूर्त रूप देने के लिए 73वां और 74वां संशोधन हुआ है 1992 में। ठीक, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायत को किसकी अनुशंसा पे? बलवंत राय की अनुशंसा पे। ठीक, इससे ज्यादा नहीं करना है, हो गया। क्योंकि बिहार का एग्जाम है BPSC, तो इसमें पंचायत को में बिहार से हो सकता है पूछ दे कि बिहार में इस कानून को कब लाया गया था। देखो 2006 में ना बिहार में पंचायती राज कानून लागू हुआ था। ठीक, जिसमें 73वां 74वां संशोधन को लागू किया गया था। और इसी समय क्या हुआ था कि 50% आरक्षण मिला था महिला को बिहार में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब डिसीजन था कि 2004 में हुआ था ऐसा कि नवीन जिंदल का आप लोग नाम सुने होंगे। नवीन जिंदल जो थे वो थे क्या, हरियाणा के हैं और बहुत बड़ा उद्योगपति हैं वो। तो वो क्या कहते कि अपने ऑफिस में एक झंडा फहरा दिए थे, और झंडा फहराना उस समय निजी जो भवन है या निजी दफ्तर है उसमें मना ही था। तो उन पर वो केस कर दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि नहीं, कोई भी जो निजी लोग है वो अपने भी वाहन पे या घर पे झंडा फहरा सकता है। तो ये किस आर्टिकल के थ्रू था? तो ये जो आर्टिकल था ये था 19 का है। ठीक, ये कब हुआ था? 2004 में। डेट महत्वपूर्ण नहीं है। नवीन जिंदल का ये जो है केस ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये आर्टिकल, और ये 21 हो गया, आर्टिकल 19(1) का है। ठीक है, अब देखिए इसमें 14 है, तो 14 तो सबको पता है कि 14 इक्वलिटी का बात करता है, समानता का, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, फिर इसमें 21 क्या बात करता है? 21 बात करता है पर्सनल लिबर्टी का, लाइफ का, जीवन की स्वतंत्रता, ये भी तो नहीं होगा। 25 क्या कहता है? 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता, तो ये भी तो नहीं होगा, तो कट गया, तो इसमें बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि पिछले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे DPSP पे, और उसमें भी था एक आर्टिकल 33, वो था फंडामेंटल राइट पे। तो DPSP फंडामेंटल राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC में। तो आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखे, और ये 10 क्वेश्चन मतलब ये 10 क्वेश्चन नहीं था, हर क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो 5 क्वेश्चन है, 4 तो कम से कम है ही, हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। तो एक तरीके से लेके हम लोग अगर आप देखें तो 40 से 50 क्वेश्चन देखे, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से कोचिंग का क्वेश्चन है, ये ऑथेंटिक PYQ है। यानी PYQ क्या है? दिमाग, ये एग्जामिनर का दिमाग है। तो कहने के लिए हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है या उससे भी अधिक, तो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन किए हैं। हाँ, आगे जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग, और इसी तरीके से करेंगे कि उसको एनालाइज करेंगे, और संभावित जहां से जिस सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है उसको वहां पे देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।